अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं बीएस नर्सिंग विद असद। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोलेशन के हवाले से है। तो आइसोलेशन के हवाले से आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज जो हम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम इसके आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बजाय हम अपना टॉपिक डायरेक्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो लिखा हुआ है मैं प्रॉपर वो आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बल्कि एक शॉर्टली ये आपको डिफ़ाइन करूँगा कि दरअसल कोई भी ऐसी चीज़ क्या है, और उसके हवाले से आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप खुद ये जो भी मटेरियल लिखा है आप खुद इसको रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइसोलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कि आइसोलेशन क्या है, तो फ्रेंड्स, आइसोलेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन या डिज़ीज़ जो कि आपके वार्ड में या आपके मोहल्ले में या XYZ कहीं पर भी फैल रहा होता है, फैलाव वाला होता है बाय एयर के ज़रिए या ड्रॉपलेट के ज़रिए या कॉन्टैक्ट वगैरह के ज़रिए वो फैल रहा है, तो उसके रुकावट के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ना फैले, तो उस वजह से हम एक मरीज़ को या किसी भी जानदार या XYZ कुछ भी होता है उसको हम अलग कर देते हैं, बाकी जो नॉर्मल बंदे होते हैं उनसे अलग कर लेते हैं। इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। अगर मैं इसको शॉर्टली आपको एक पेज पर समझाने की कोशिश करूं, मतलब कि अगर ये एक नॉर्मल बंदा है, ये 3-4 जो है नॉर्मल बंदे हैं, और एक ये वो बंदा है जिसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिज़ीज़ हुई है, कोई ऐसे कोई ऐसी डिज़ीज़ हुई है जो कि एयरबोर्न के ज़रिए, ड्रॉपलेट के ज़रिए, कॉन्टैक्ट के ज़रिए ये फैल रही हो, तो हमारी ये कोशिश होती है कि ये मज़ीद ना फैले और इन चारों को भी मतलब कि ये बीमारी ना लगे। तो उस वजह से हम इस बंदे को जो है वो आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ताकि ये इनसे कॉन्टैक्ट ना करे, बात ना करें, या कोई हाथ वगैरह ना मिलाए, या इसकी कोई चीज़ें ये लोग इस्तेमाल ना करें, ताकि इनको भी ये इन्फेक्शन जो है ना लगे। इसे हम आइसोलेशन कहते हैं, कि एक बंदे को अलग कर देना उस बीमारी के साथ, कि वो आगे मज़ीद और ना फैले, इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। इसमें आप मज़ीद आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा है। फिर हमारे पास आइसोलेशन की जो है हमारे पास 3 टाइप होती है। इसमें हमारे पास जो है एयरबोर्न होती है, ड्रॉपलेट होती है, और कॉन्टैक्ट के ज़रिए, मतलब कि एयर के थ्रू जो बीमारी फैलती है, या ड्रॉपलेट के ज़रिए कोई कतरों वगैरह के ज़रिए फैलती है, या कोई कॉन्टैक्ट के ज़रिए आपने कोई हाथ वगैरह मिलाया, उसको कोई चीज़ वगैरह आपने इस्तेमाल की तो उस वजह से जो आप बीमारी फैलती है। ये हमारे पास 3 किस्म इसमें पाई जाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे एयरबोर्न के हवाले से, बात करेंगे कि एयरबोर्न जो हवा में फैलने वाली बीमारी है वो कौन सी है, या वो किस तरह से फैलती है। तो हवा में जो भी बीमारी फैलती है उसको हम या रेस्पिरेटरी बीमारी भी कहते हैं, मतलब कि सांस के ज़रिए जो बीमारी फैल रही होती है। तो जब वो हवा में उसके पैथोजेंस वगैरह होते हैं या एंटीजन वगैरह उसके मौजूद होते हैं एयर में, तो जब आप सांस लेते हैं तो उसकी मदद से आपके जिस्म में भी ये आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो कोरोना, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमें देखने को मिला। कोरोना इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है कि कोरोना ये इस तरह से वायरस था कि जो एयर के थ्रू जो है वो फैल रहा था। तो इसके में हमारे पास मकसद क्या होता है कि हम उसके फैलाव को एयरबोर्न आइसोलेशन का मकसद क्या होता है कि इसमें हम उस पेशेंट को अलग करें, ताकि हवा के ज़रिए, एयर के ज़रिए वो बीमारी मज़ीद ना फैल सके। जिसमें हमारे पास एग्जांपल के में दिए है ट्यूबरकुलोसिस, मीज़ल्स, जिसे हम खसरा वगैरह भी कहते हैं, या
चिकन पॉक्स वगैरह हो गए। तो ये एक ऐसे पेशेंट होते हैं, इस बीमारियों के ऐसे पेशेंट होते हैं कि ये नॉर्मली जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो फैल जाती है, एयर के ज़रिए ये फैलती है। तो इन पेशेंट को हम ऐसे रूम में रखेंगे, एक प्राइवेट रूम में, जहाँ पर एयर फ्लो जो है वो वन साइड हो, मतलब कि एक साइड से ही वहाँ पर आ सके और वहाँ से आवाज़ जो है, एयर जो है वो बाहर ना निकल सके। और इस पेशेंट को जो है हम वो N95 मास्क का इस्तेमाल करवाते हैं, या इसके अलावा जो पेशेंट है उसको हम सर्जिकल मास्क वगैरह का भी यूज़ करवा सकते हैं। तो ये एयरबोर्न मतलब कि हवा के ज़रिए जो बीमारी फैल रही होती है, इसे हम एयरबोर्न कहते हैं। और आइसोलेशन का मतलब कि ऐसे पेशेंट को आइसोलेट करते हैं कि ताकि हवा के थ्रू वो मज़ीद ना फैल सके। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है हमारे पास ड्रॉपलेट के हवाले से, कि ड्रॉपलेट के ज़रिए जो हमारे पास बीमारियां फैलती है वो किस किस्म के हमारे पास बीमारी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ड्रॉपलेट के ज़रिए भी फैल सकती है, या इसके अलावा हवा एयर में जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद होते हैं, उसकी वजह से भी ये फैल सकती है। जब आप बात वगैरह कर रहे होते हैं, या बात कर रहे होते हैं, या आपको खांसी वगैरह आ जाती है, या आपको स्नीजिंग वगैरह मतलब कि चीख वगैरह आती है, तो उस वजह से ये दूसरे पेशेंट को लग जाती है या दूसरे सेहतमंद लोगों को लगती है। तो इसको हम कैसे जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम कैसे तदबीर इस्तेमाल कर सकते हैं या बच सकते हैं, जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले एक पेशेंट को जो है उसी काम करेंगे, प्राइवेट रूम में रखेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे, बाकी पेशेंट से हम अलग करेंगे ताकि वो आइसोलेट हो, क्योंकि ये कफिंग के ज़रिए, स्नीजिंग और टॉकिंग के ज़रिए ये फैल रही होती है। तो उस पेशेंट को हम एक प्राइवेट रूम में रखेंगे, और इससे कम से कम जो है वो हम 3 फीट का जो है फ़ासला रखेंगे। इस पेशेंट को भी हम सर्जिकल मास्क या N95 मास्क का यूज़ करवाएंगे। और जब पेशेंट को डोज वगैरह दी जाती है तो वो भी उस टाइम भी ग्लव्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, और कम से कम पेशेंट से 3 फीट का फ़ासला रखते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास सेकंड जो है वो ड्रॉपलेट आइसोलेशन के हवाले से। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, जो कि थर्ड टाइप है आइसोलेशन की, कि हम मतलब कि पेशेंट को अलग रख सके। कॉन्टेक्ट में हमारे पास सबसे पहले तो आता है मतलब कि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के ज़रिए ये कॉन्टेक्ट हो सकता है, मतलब कि ये बीमारी डायरेक्ट फैल रही है या इनडायरेक्ट फैल रही है। डायरेक्ट का मतलब कि आपने मरीज़ को ख़ुद डायरेक्ट टच कर लिया, या उसका कोई भी मतलब कि हाथ वगैरह उसको टच कर लिया, या उससे बात वगैरह कर ली, तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट इसमें हमारे पास वो आते हैं कि आपने उसके कोई चीज़ जो है, अशिया जो है वो इस्तेमाल कर ली, मतलब कि उसने जो पेशेंट ने जो टॉवल वगैरह यूज़ की है, या साबुन यूज़ किया है, या XYZ कुछ भी उसने यूज़ किया है, तब भी आप उसका यूज़ करें, उन चीज़ों का यूज़ करें, तो उस वजह से ये बीमारी फैलती है। तो मतलब कि उन चीज़ों से आप परहेज़ करें, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ताकि आप बीमार ना हो और वो बीमारी जो है वो मज़ीद ना फैल सके। कॉन्टेक्ट आइसोलेशन का मतलब ही यही है। कॉन्टेक्ट का मतलब है कि आपने मतलब कि जो समझाया है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, और ऐसे पेशेंट को भी हम आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं बाकी पेशेंट से। इसमें भी यही होता है कि आप इसको एक अलग रूम दें, इससे कम से कम फ़ासला रखें, मतलब कि कम से कम 3 फीट का फ़ासला रखें, या इसमें आप सर्जिकल मास्क वगैरह का भी यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर यूज़ ना भी करवाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैलती है, मतलब कि आप उस पेशेंट को टच ना करें, टच करने से पहले आप ग्लव्स का यूज़ करें, प्रॉपर जो है ग्लव्स का यूज़ करें, ख़ुद मास्क पहने और गोन वगैरह पहने, तभी आप उस पेशेंट को जो है वो डोज़ वगैरह दें या कुछ भी करें। तो ऐसे पेशेंट को भी हम आइसोलेट करते हैं। ये नीचे जो है इसके हवाले से लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्टली आज जो है वो आपको समझा दिया है कि 3 किस्म की आइसोलेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास एयरबोर्न आइसोलेशन हो गई, और जो मैंने आप समझाया ड्रॉपलेट हो गई, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के हवाले से हमने बात की। तो अब हम बात करेंगे इसकी मज़ीद, इस चैप्टर में मज़ीद हमारे पास जो है कि कॉन्टैक्ट आइसोलेशन में हम क्या क्या एहतियात कर सकते हैं या तदबीर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि बिफ़ोर हम क्या कर सकते हैं। प्राइवेट रूम दे, उस पेशेंट को एक अलग रूम में रखें, अपने हाथ जब हम पेशेंट के पास जाएंगे तब भी हम अपने हाथ धोएंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, एक ख़ुद अपना एक गोंद यूज़ करेंगे, गोंद पहनेंगे, और इसके अलावा ग्लव्स वगैरह
का यूज़ करेंगे। जब हमने उसके साथ जो भी प्रोसीजर करना होता है, प्रोसीजर करने के बाद जब हम वहाँ से निकल रहे हो तो उस जो गोंद हमने यूज़ किया, ग्लव्स यूज़ किया है या कोई भी XYZ चीज़ें यूज़ किए, हम उसको सबसे पहले डिस्कार्ड करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने यूज़ की उसको हम सबसे पहले डिस्कार्ड करेंगे। जैसे हम अंदर गए थे, हमने अपने हाथ धोए थे, तो वापस जैसे ही प्रोसीजर हम ख़त्म करेंगे तब भी हम अपने हाथ जो है वो धोएंगे, मतलब कि जाते वक्त भी अपने हाथ धोएंगे और प्रोसीजर होने के बाद भी हम हाथ धोएंगे। इसमें हमारे पास सबसे मेन जो चीज़ आती है वो ये है कि रिलेट आइसोलेशन टू चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन भी इसको कह सकते हैं कि हम इन्फेक्शन के फैलाव को कैसे रोक सकते हैं या इन्फेक्शन का फैलाव कैसे वो जो है वो फैलता है, जो है वो इन्फेक्शन कैसे फैलता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इन्फेक्शन जो है माइक्रोब्स होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स छोटे यूनिसेलुलर होते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं या प्रोटोजोआ वगैरह, फंगस वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले उस पैथोजन वगैरह का या एंटीजन का होना लाजमी है इन्फेक्शन के फैलाव में। सबसे पहले ये होता है, फिर उसका रिजर्वायर कि वो कहाँ पर मौजूद होता है या कहाँ पर वो अपनी रिहाइश गाह जो है वो पजीर रहा होता है या कहाँ पर वो अपनी जो है वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह का प्रोसेस कर रहा है, कहाँ पर वो मौजूद है, कहाँ से वो अपना जो है वो खाना वगैरह यूँ समझ ले के वो बना रहा है। इसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट कि वो किन किन चीज़ों के ज़रिए वो उस जगह से निकलता है। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट इसमें आता है, ये इन्फेक्शन का चेन है। फिर हमारे पास आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो किन चीज़ों के ज़रिए फैल रहा है। कोई चीज़ जो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो उस वजह से फैल रहा है, मतलब कि एक पेशेंट के टॉवल वगैरह आपने यूज़ की और टॉवल पर उसका माइक्रोब्स वगैरह मौजूद है, उसकी वजह से फैल रहा है, या आप स्नीजिंग या कफिंग के ज़रिए फैल रहा है, या एयरबोर्न डिजीज़ है, एयर के ज़रिए फैल रही है, तो सबसे पहले वो आता है। फिर मतलब कि मोड ऑफ ट्रांजिशन में ये होता है। पोर्टल ऑफ एंट्री में कि वो कहाँ से एंटर हो रहा है, दूसरों मरीज़ों में या दूसरे लोगों में किस तरह से वो एंटर हो रहा है। वो जो है वो रिस्पायरेशन के ज़रिए एंटर हो रहा है, बाय स्किन के ज़रिए एंटर हो रहा है, या XYZ किसी भी ज़रिए से वो एंटर हो रहा है। और सब्सेप्टिबल होस्ट मतलब कि इम्यून सिस्टम जिस पेशेंट का कमज़ोर होता है या उस पेशेंट ने कोई वो बीमारी पहले जो है वो उसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होती है या उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उस पर ये काफ़ी जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो ये 6 स्टेप जो है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है कहाँ पाया जाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, कहाँ पाया जाता है, वो किस तरीके से एग्ज़िट कर रहा है, वहाँ से निकल रहा है, किस तरीके से फैल रहा है, या किस तरीके से वो दोबारा किसी और के जिस्म में जा रहा है और किस तरीके से वो अपना काम कर रहा है। तो ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है जो कि मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइसोलेशन में कि आइसोलेशन में नर्सिंग का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी पेशेंट के साथ कांटेक्ट करे, बात करे या कोई डोज वगैरह उसको दे, तो सबसे पहले वो अपने हाथ को जो है वो साफ़ रखे, हाइजीन करे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसके पास अपनी चीज़ें हो, मतलब कि ग्लव्स, मास्क और गोंद वगैरह हो गया, तो वो उसके पास अपनी मौजूद हो। वो निडल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ से अपने आप को सेव रख सके ताकि उसको कोई नुकसान वगैरह ना हो, कोई इंजरी वगैरह ना हो, ताकि वो ईज़िली वो बैक्टीरिया या पैरासाइट या एंटीजन उसके जिस्म में एंटर ना हो सके। प्रोसीजर करने के फ़ौरन बाद वो उस जगह को क्लीन करे, डिसइंफेक्ट करे, या कोई ऐसी बीमारी जो रिस्पायरेशन के ज़रिए फैल रही हो तो वो अपने मास्क वगैरह का यूज़ करें। और वेस्ट डिस्पोज़ल मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़ हो गई हो तो उसे हम डिस्कार्ड करें। और सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिस मतलब कि जिस तरीके से इंजेक्शन का एक सेफ़ प्रोसेस होता है इंजेक्शन लगाने का, वो उस तरीके से जो है वो इंजेक्शन लगा सकें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आइसोलेशन का टॉपिक जो आई होप कि आप लोगों को
को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें ताकि मैं उस पर एक मज़ीद वीडियो बनाऊँ। और आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।